डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज, झालावाड़। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और इसके बाद सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मनुष्य है उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है कि वह जन्म से लेकर और मृत्यु तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूह में रहता है, बल्कि अपने जीवन में निरंतर और नए समूहों का निर्माण भी करता रहता है। क्योंकि समूहों से अलग होकर व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब व्यक्ति अगर समूह से अलग रहे तो वो उसका जीवन ज़्यादा वो जी नहीं सकता है। विभिन्न समूह के माध्यम से ही व्यक्ति का क्या होता है, समाजीकरण होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और समूह हमें आदिम समाजों में, यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति के कारण ही समूह में रहता है और समूह के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के विचारों, अनुभवों को हस्तांतरित करता है। साधारण में हम देखते हैं समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के एक संगठन के लिए करते हैं। जैसे परिवार एक संगठन है, वो एक समूह है। भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, वो एक समूह है। सामाजिक वर्ग है कोई, वो भी एक समूह है। और धार्मिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि इसमें सब सम्मिलित किए जाते हैं। बहुत समय पहले अरस्तु ने, हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला नहीं रह सकता। ना तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और ना ही वो सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर कोई ऐसा है कि जो अकेले रहता है तो वो या तो भगवान है और या फिर पशु है। अगर व्यक्ति है तो वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक समूह का वास्तविक अर्थ क्या है। साधारण तौर पर सामाजिक समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन है, एक ग्रुप है जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का एक संबंध पाया जाता है। बिना सामाजिक संबंध के कोई भी सामाजिक समूह नहीं बन पाता। तो हम किसी न किसी देखते हैं कि परिवार क्या है, एक समूह है और हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है। फिर पड़ोस है, वो जिसमें रहता है उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, वो उसके पड़ोस है, वो भी ग्रुप है। दूसरा, वो किसी गांव में निवास करता है, किसी शहर में निवास करता है, किसी नगर में निवास करता है ना, तो वो भी क्या है, एक समूह है। तो इन समूह के बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकता। उसके बाद व्यवसायिक समूह, वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ व्यवसायिक कार्य करता है या नौकरी करता है। तो जहाँ नौकरी करने जाता है वहाँ पे एक समूह है और जहाँ पे व्यवसाय करता है वहाँ पे भी एक समूह है। धार्मिक समूह का भी वो सदस्य होता है। आदि बहुत ऐसे सदस्य अवश्य होते हैं जिनके आधार पर वो अपना जीवन यापन करता है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह के परिभाषा की, कि जो मैकाइवर और पेज हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी एक ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हों। दूसरा है आगवन एवं निमकॉफ ने, कि जब किसी दो या दो से व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं
एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह के निर्माण का कार्य करते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति से दो व्यक्ति हो जाते हैं और उनका एक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है और वो अपने व्यवहार से, अपने वहाँ के रहन सहन से दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वो एक नए सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि साधारण तौर पर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। अब करते हैं हम सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहले एक मुख्य इसकी विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह, कि जब तक दो या दो से चार व्यक्ति नहीं होंगे तब तक किसी समूह का निर्माण नहीं हो सकता। तो किसी भी समूह का निर्माण करने के लिए एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए दो या दो से बहुत सारे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में जो गिलिन एवं गिलिन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि समूह की आधारभूत जो विशेषता है वो दो से दो अधिक व्यक्तियों का बीच प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष संपर्क का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी किसी समूह का निर्माण हो सकता है। दूसरा है कार्य विभाजन, मतलब प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो समूह के सदस्य हैं उनमें आपस में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे वहाँ उस समूह की सामाजिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। तीसरी है सामान्य रुचि। हम देखते हैं कि किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिनकी रुचि व हित कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, और उसी के आधार पर वो जो नए व्यक्तियों का उस समूह में जुड़ना है या समाहित होना है या उस समूह का सदस्य बनना है, तो वो एक रुचि पर ही निर्भर करता है। जो जिस रुचि का व्यक्ति होता है वो उसी समूह का सदस्य बन जाता है और इन समूह के बीच में हमेशा एकता एवं हम की भावना हो जाती है। जब हम किसी समूह के सदस्य हो जाते हैं तो मैं से हटकर हम पर आ जाते हैं, कि जब हम अकेले होते हैं तो मैं की बात करते हैं, और जब हम किसी के समूह के सदस्य हो जाते हैं, वहाँ पर कई लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो मैं से हटकर हम पर पहुँच जाते हैं। अब है हमारी ऐच्छिक सदस्यता, कि किस समूह के सदस्य हम बनेंगे, किस समूह की सदस्यता हम ग्रहण करेंगे। ये व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, बल्कि उन समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिसमें उसके हितों की और आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती है। हम अपनी रुचि के आधार पर, हम अपने हितों के आधार पर उस समूह के सदस्यता ग्रहण करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है या जहाँ पर हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमारे जो हित हैं उनकी सुरक्षा होती है। हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सामूहिक आदर्श। मतलब प्रत्येक समूह में जो पूरे समूह के होते हैं व्यक्ति, वो एक आदर्श या वहाँ पर प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों और प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि का पालन करें, कि उस जो सामूहिक आदर्श है ना, उसके सदस्य जो हैं वो जब भी सदस्यता दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसे उन नियमों में बंधकर चलना पड़ता है, उनकी प्रथाओं को मानना पड़ता है और उनके जो जनरीतियां हैं जिसके आधार पर उनको सुरक्षित रखना है, उन सारे नियमों को उसके अनुसार उसे आचरण करना होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थायित्व। मतलब स्थायित्व के वो कितने स्थिर हैं। समूह में थोड़ा बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है, यद्यपि हमारे सामाजिक स्तरीकरण के साथ, हमारी नगरीकरण के साथ, हमारी शिक्षा के प्रचार और उसके साथ
थोड़ा सा समय के साथ उनमें परिवर्तन आता रहता है, लेकिन समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद भी वो जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई समूह बनता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ही समाप्त हो जाते हैं। फिर भी उनमें इतना स्थायित्व रहता है, वो पूरी तरह से अस्थिर नहीं होते हैं। उनमें स्थायित्व रहता है कि वो आज बने और कल समाप्त हो जाएं। जब तक लंबे समय तक उनके और जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तब तक वो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। समझौता। समझौता का मतलब है कि किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव होती है या तभी उसका निर्माण संभव होता है जो कि उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थपूर्ति नियमों आदि को लेकर आपस में एक समझौता हो जाता है और उस समझौता के आधार पर ही सारे लोग कार्य करते हैं। ढांचा मतलब उसका प्रारूप, है ना, उसका आकार कैसा होता है। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसके कुछ नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं उस पद के अनुसार भूमिकाएं आदि सब पहले से तय कर ली जाती हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करता है और जो जिसको पद सौंपा जाता है, जो जिसको पद प्राप्त होता है, उसके अनुसार जो उसकी भूमिका होती है वो अपनी भूमिका को भली भांति निभाता है। सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है और उन सामाजिक संबंधों के आधार पर ही उस समूह के जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो समूह का निर्माण किया था, तभी उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अब है आपका जागरूकता। जागरूकता का मतलब है कि पारस्परिक एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में भी स्वीकार किया गया है कि जब तक जिस समूह के हम सदस्य हैं उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक हमारा ना तो सामाजिक संबंध स्थापित होगा और ना ही हमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अतः एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है, इसीलिए वो मैं से हटकर हम पर बात पहुंच जाती है कि पहले हम कहते हैं मैं हूं और फिर बाद में हम कहते हैं कि हम सब या हम इस समूह के सदस्य हैं, इस समूह का ये उद्देश्य है, हम सब मिलकर उसकी पूर्ति करेंगे। आदान प्रदान। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का भी आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। कि पहले तो जब हम उस समूह के सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और फिर हमारा जो संगठन है, जो समूह है, इतना मजबूत हो जाता है कि हम एक दूसरे के कष्ट में, एक दूसरे की खुशी में भागीदारी होते हैं और जो सहयोग या सहायता हम कर सकते हैं वो हम वहाँ पर करते हैं और इसी के आधार पर हमारे जो उद्देश्य हैं, जो उस समूह के उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो सामाजिक समूह हैं उनका निर्माण व्यक्तियों के आपस मेल जोल और रुचि के आधार पर हम उनकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और उनको उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उनके बीच में एक सामाजिक जो समझौता है, सामाजिक रुचि है और हमारे कार्यों का विभाजन है, वो उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारे जो उसके हम सदस्य जब बनते हैं तो इन सारी बातों को पहले से अपने मन में धारण कर लेते हैं कि हमें उसके अनुसार अपने व्यवहार को करना है, उनकी और जिसमें हमारी रुचि होती है उसी की हम सदस्यता ग्रहण करते हैं।
और उसके जो आदर्श हैं, उस समूह के आदर्श हैं, वही हमारे एक जीवन का उद्देश्य हो जाते हैं। उन आदर्शों के आधार पर ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना? जिससे मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है, और जब आती है तो उस समूह के सदस्य सारे मिलकर उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।